तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो हमने पिछले चैप्टर में अपने क्लाइमेट चैप्टर को कंप्लीट किया था, उसके पूरे नोट्स बनाए थे। आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसके फर्स्ट टॉपिक में आपको नियरली हमारा जो इकोसिस्टम पार्ट है वहाँ तक आपका कंप्लीट करा देंगे, और वीडियो पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल वेजिटेशन का। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन है और कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे इंडिया में इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ अबाउट 47 प्लांट स्पीसीज। इसमें हमारा है इंडिया वर्ल्ड की 12th मेगा इंडिया इज़ 12th रैंक्ड इन, हमारा इंडिया वर्ल्ड की 12th रैंकिंग में आता है मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंट्रीज़ में। मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंट्री में 12th रैंक आना, ये मतलब नहीं होता कि इंडिया में इतना फॉरेस्ट है, इतना प्लांट एनिमल और इतना स्पीशीज़ है, इसको मेगा बायोडाइवर्सिटी नहीं करते हैं। जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और वहाँ पे एनिमल के लिए प्रोटेक्टिंग एक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट 3 थिंग्स, इंडिया को 12th रैंक मिलता है। वर्ल्ड की पहली मेगा डाइवर्सिटी है अमेरिका, सेकेंड इज़ चाइना, थर्ड इज़ रशिया, आफ्टर दैट ब्राज़ील एंड सो ऑन दी कंट्रीज़। अब आते हैं हमारे इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला इंपॉर्टेंट फीचर है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में, जिसको बनाते हैं इंडिया के पास 47,000, ठीक है, 47,000, इंडिया के पास 47,000 प्लांट की स्पीशीज़ हैं, जिसके कारण इंडिया का रैंक 10th है इन वर्ल्ड, ठीक है। इन वर्ल्ड में इंडिया का रैंक है 10th और एशिया में रैंक है 4th। एशिया कॉन्टिनेंट में हमारे 4th रैंक है इन एशिया, ठीक है। 47,000 प्लांट स्पीशीज़ है। उसके बाद जिसमें से ये 47,000 में से जिसमें से हमारा 15,000 जो है फ्लावरिंग है, 15,000 है फ्लावरिंग, जिन पे फ्लावर उगते हैं प्लांट्स पे, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है। और बाकी जो बचे हैं, बाकी जो 32% 32,000 है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इतना हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है 15,000, समझ लीजिए। जो इंडिया के प्लांट्स है वो वर्ल्ड का 6% है, बस ये है। अब उसके बाद इंडिया में 19,000 समझ सकते हैं, 90,000 एनिमल की स्पीशीज़ है। हम लोग तो यहाँ पे 5-10 देख के खुश हो जाते हैं, और कभी घर के आसपास बंदर वंदर आ गए तो ज़्यादा उछलने लगते हैं। और सोचिए इंडिया में 90,000 एनिमल स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़। अब ये है हमारा बस इतना दूर के पैराग्राफ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब उसके बाद आगे का हमें पढ़ाया गया वर्जिन वेजिटेबल। अब वर्जिन वेजिटेबल क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये डेफिनेशन है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कोई भी मतलब कि जैसे हमारा नेचर है, मदर नेचर है, उसमें कोई भी प्लांट अपने से उगता है। मान लीजिए ये मेरा पेन है, वो आम का पेड़ है। अब इसमें से एक ये मान लीजिए हमारा बीज टूट के गिर गया, ठीक है, एक आम का फल गिर गया। अब वो ज़मीन में अपने से जमते जाता है, अपने से एक नया आम का पेड़ खड़ा हो जाता है, बिना किसी ह्यूमन की मदद से। तो उसको बोलते हैं वर्जिन वेजिटेबल। इसको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। एड मीन्स इंटरफ्रेंस, ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग होता है एड मतलब इंटरफ्रेंस। एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ह्यूमन से उसको बिना मतलब कि ह्यूमन से उसका जान पहचान नहीं हुआ है, बहुत देर के समय से अभी तक नहीं मिले, उसको हम लोग बोलते हैं वर्जिन वेजिटेबल। तो इसको मैं अपने सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूँ, जो आपको समझ भी आ जाए और इसको आसानी से आप याद कर सकें। अब ये हो गया, मैंने अपने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, प्लांट्स ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ कॉल्ड वर्जिन वेजिटेबल। ये हमारा हो गया सिंपल वर्ड्स में, जिससे कि आप यहाँ से पढ़ के अगर इसको आप समझ सकते हैं तो पेपर में आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। डू यू नो पढ़ लेते हैं। दी वर्जिन वेजिटेबल विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक एंड इंडिजीनियस, एंड दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एक्सोटिक। देखिए, अब जो इंडिया की स्पीशीज़ हैं, जो इंडिया के प्लांट्स और एनिमल है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक और इंडिजीनियस। इंडिजीनियस वर्ड का मतलब होता है खुद से, मतलब कि खुद का।
तो इंडिया का खुद का प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को हम लोग बोलते हैं एंडेमिक और इंडिजीनियस। इसके इक्वल्स टू कर देता हूँ इंडिया को, ठीक है, इंडिया। और उसके बाद जो बाहर से आते हैं जो स्पीशीज़ और एनिमल, जैसे माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग मंथ ऑफ कोल्ड मंथ्स, माइग्रेटरी बर्ड दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं क्योंकि हमारे देश में कम ठंडी पड़ती है। तो वो जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एक्जोएटिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज़। जो बाहर से विदेश से पेड़ पौधे भी लाए गए उनको भी हम लोग बोलते हैं एक्जोएटिक, आउटर कंट्री, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आता है हमारा फ्लोरा और फाना कंट्री, ठीक है। द टर्म इसका मतलब कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि सर फ्लोरा और फाउना क्या होता है। कई बार फ्लोरा में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कई बार फाउना में हो जाते हैं। तो फ्लोरा, तो फ्लोरा देखिए, फ्लोरा वर्ड किससे इक्वल है, फ्लोरा इक्वल्स टू फ्लावर, ठीक है। तो फ्लोरा क्या रिप्रेजेंट करता है, FLOWR, फ्लावर। तो फ्लोरा इट रिप्रेजेंट प्लांट किंगडम। फ्लोरा इक्वल्स टू फ्लावर, इट रिप्रेजेंट प्लांट किंगडम। अब आता है हमारा फाउना इक्वल्स टू एनिमल। फाउना एनिमल को दिखाता है, एनिमल, इट रिप्रेजेंट एनिमल किंगडम, ठीक है। यही था हमारा फ्लोरा और फाउना का कंसेप्ट। बुक से पढ़ रही थी, द term flora is used to denote plants of a particular region or a period. Similarly, the species of animal are referred as fauna, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको सिंपल वर्ड में समझना था तो यही था इसका। अब देखिए बच्चों, हम लोग नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे होगी, आपका सब्जी कहाँ पे उगेगा, सब्जी तो हमारा ज़मीन से ही उगेगा। तो उसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट रिलीफ पढ़ाया जाता है। रिलीफ फीचर में आते हैं हमारे लैंड और सॉइल। तो रिलीफ फीचर में आते हैं हमारे दो, लैंड एंड सॉइल। अच्छा बच्चों, आप मेरे को बताइए लैंड और सॉइल के बीच का आप लोग डिफरेंस बता सकते हैं। ये IAS में पूछा गया एक क्वेश्चन था एक बार IAS इंटरव्यू में। यहाँ पे मैंने तो लिखा था पेंसिल से, आप लोग बताइए। देखिए इसको हम लोग इजीली बता सकते हैं। देखिए लैंड और सॉइल का बीच में ये डिफरेंस होता है। लैंड जो होता है हमारा कॉन्सिड्यूलेटेड पार्टिकल ऑफ जो हमारा लैंड है वो कॉन्सिड्यूलेटेड पार्टिकल ऑफ सॉइल है। कॉन्सिड्यूलेटेड वर्ड का मतलब बच्चों एकदम में, अगर मैं बोलूँ हिंदी में तो एकदम नरम, एकदम छोटा, एकदम बहुत ही छोटा और बहुत ही वो फर्टाइल फॉर्म का, ठीक है। कॉन्सिड्यूलेटेड मतलब छोटा और बहुत ही फर्टाइल। लैंड इज कॉन्सिड्यूलेटेड पार्टिकल ऑफ सॉइल। सॉइल अब क्या होता है, सॉइल इज द अनकॉन्सिड्यूलेटेड पार्टिकल रॉक, पार्टिकल्स ऑफ, ये ऑफ है बच्चों यहाँ ना, पार्टिकल्स ऑफ रॉक ट्रांसफॉर्म बाय विंड। अब देखिए जो सॉइल होता है ना, देखिए पत्थर से हम लोग जानते हैं पत्थर कैसे सॉइल बनता है। पत्थर पे जब वेदरिंग प्रोसेस टेक प्लेस करता है, वेदरिंग प्रोसेस, ड्यू टू दिस प्रोसेस पत्थर सॉइल बनता है, ठीक है। सॉइल कैसा रहता है, बालू वाला सॉइल रहता है, ठीक है। अब वही जब बालू वाले सॉइल पे वेदरिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ड्यू टू ओवर अ टाइम पीरियड, ठीक है। एजेंट्स ऑफ वेदरिंग जैसे हो जाते हैं विंड, एयर, वाटर, ये सब होते हैं। इन सब के कारण अब वो जो एकदम पतला सा बालू जितना पार्टिकल रहता है ना, वो एकदम फर्टाइल फॉर्म में हो जाता है। जैसे प्लेन रीजन्स की हमारी जो ज़मीन होती है खेती बाड़ी के लिए, तो उसको बोलते हैं लैंड, ठीक है। अब देखिए लैंड कैसे इंपॉर्टेंट है। लैंड पे हम लोग जो भी है हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तो एक प्लेन जगह पे, एक नॉर्दर्न इंडिया का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, यहाँ पे प्लेन रीजन है। यहाँ पे हमें खेती बाड़ी करने में आसानी होगा, हमारा जो ट्रैक्टर होगा वो भी आसानी से चलेगा। लेकिन जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे मशीन को भी चलने में दिक्कत होता है। तो ऐसे रीजन में, तो आप बताइए आप कहाँ पे खेती करना चाहेंगे, आप प्लेन के रीजन में उत्तर प्रदेश में करेंगे या छत्तीसगढ़ जैसी रीजन्स पे। तो आपका आंसर होगा कि जहाँ आपको ज़्यादा इजी हो आप प्लेन्स में करेंगे, उत्तर प्रदेश में, तो उसी को बोलते हैं। तो आप प्लेन्स में ही करेंगे, तो इसके लिए इसको लिखा जाता है, मैं इसमें बुक में अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, आप सभी लोग लिख लीजिएगा। दी नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस करता है किस तरह का वेजिटेशन होगा। द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन रीजन और इन अ ड्राई एंड वेट रीजन।
और आप कहाँ पे ऐसा ये अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, इसको पढ़ रहा था तो वो नीचे से हो गया, आप लोग यहाँ वाला लिखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप माउंटेन में, पहाड़ी एरिया में खेती करोगे कि प्लेट्यू रीजन में जहाँ की ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, कि प्लेन एरिया में जहाँ पे एकदम प्लेन रेन होता है, और कहाँ, या फिर आप एकदम सूखे वाली जगहों पे करोगे जहाँ पे जैसे राजस्थान की एकदम वेट रीजन में, जैसे उड़ीसा जहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ करना चाहोगे। मैं तो भाई प्लेन में करूँगा, आप बता देना अपना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दी फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा वहीं पे एग्रीकल्चर भी करेंगे। प्लेन रीजन में जैसे हमारी गंगा नदी बहती है, गंगा नदी ने अपने साथ जो फर्टाइल सॉइल लाती है वो वहाँ पे प्लेन में ऐसे डिपॉजिट कर देती है कि वो लैंड बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। तो लैंड में आप ये लिख लेगा, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। नेचर ऑफ लैंड, अगर हमारा लैंड फर्टाइल होगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। ये था हमारा। अब आते हैं सॉइल और तो जैसा कि मैंने अभी आपको सॉइल का एग्जांपल दिया था हमारे डेजर्ट्स की सॉइल, तो इसमें क्या होता है, सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेसेस। ऑल्सो ये वाले लाइन के आप लिखेंगे पहले, ऑल्सो वेरी ओवर स्पेसेस। स्पेसेस का मतलब होता है कि जगह जगह पे सॉइल डिफरेंट टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल, दी सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस, बालू वाला हमारा कैक्टस को सपोर्ट करता है, एंड थॉर्नी बुशेस, एंड वाइल वेट एंड मार्शी। वेट एंड मार्शी मतलब होता है जो थोड़ा गीला और फर्टाइल सॉइल हो। डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव्स एंड डेल्टियाटिक वेजिटेशन। डेल्टियाटिक वेजिटेशन बच्चों मतलब कि जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा है जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र मिल के समुद्र में जाते हैं, उससे पहले एक रीजन बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टिक रीजन, ठीक है। तो वहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल है, तो वहाँ पे हम लोग वेजिटेशन करना चाहेंगे। एंड दी हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। तो हमारा जो सॉइल होता है, सॉइल हमारा डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वेजिटेशन होती है। आप चाहोगे प्लेन में जाके आप कैक्टस उगाना तो उग तो जाएगा, लेकिन वो थोड़े समय बाद वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि कैक्टस पानी स्टोर करता है, और प्लेन रीजन में पहले ही से पानी दे रही है गंगा माता, पियो कितना पियोगे, ठीक है। तो हर एक प्लांट स्पीशीज़ अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एक रीजन में उगता है, ठीक है। तो ये था हमारा लैंड और सॉइल, और जो मैंने मार्क किया बच्चों वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लैंड एंड सॉइल टॉपिक कंप्लीटेड। लैंड एंड सॉइल। अब आ जाते हैं हम क्लाइमेट पे। अब अगर हम कहीं पे भी खेती करेंगे, ये बताइए, ज़मीन ठीक है लेकिन अगर आपको वैसा मौसम ही नहीं मिला, बारिश ही नहीं हुई, तो आप करोगे क्या? ज़मीन को लेके आप क्या करोगे? तो उसी के अकॉर्डिंग अब मान लीजिए अगर आप ठंडी का क्रॉप उगा रहे हैं, मतलब कि ठंडी में जैसे रबी क्रॉप उगता है, लेकिन ठंडी की जगह गर्मी पड़ रही है, तो आप क्या कर लोगे? आपका तो पूरा क्रॉप ख़राब हो जाएगा। तो क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे कंडीशन में। तो सबसे पहला होता है टेम्परेचर। तो बच्चों मैं टेम्परेचर को भी आपको इसी में बुक में मार्क करा देता हूँ, कि चलिए आपको लिखा देता हूँ सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि बुक में थोड़ा सा दिया है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। इसको समझा देता हूँ फिर आपको लिख के दिखा दूंगा। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन, किस तरह का आप वहाँ पे फल उगा रहे हैं या सब्जी लगा रहे हैं, वो उस एरिया के कैरेक्टर, जैसे सैंडी सॉइल था तो वहाँ पे हम कैक्टस लगाए, वहाँ पे उगा, वो क्या करता है, कैक्टस पानी स्टोर करके रखता है, तो ऐसा प्लांट डेजर्ट में फैलेगा। अब आप चलोगे डेजर्ट में आम का पेड़ लगाओगे तो आम के पेड़ को पानी चाहिए होता है, वो तो वैसे ही सुखा के मर जाएगा। तो हर एक चीज़ को टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, ठीक है। जैसे आप ऑन दी स्लोप्स ऑफ हिमालय एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर अबव द हाइट ऑफ 915 meters, the falls in the temperature affect the type of vegetation and its growth and change it to tropical to subtropical temperature to the alpine vegetation। आप यहाँ पे ये जो टेबल देख रहे हैं बच्चों, इसको पढ़ लीजिएगा। किस टाइप का वेजिटेशन को कितना टेम्परेचर चाहिए ये रिप्रेजेंट करता है। और टेम्परेचर का मैं शॉर्ट्स नोट आप लोगों को लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने टेम्परेचर का लिख दिया। टू एक्सटेंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने TEMP डॉट लिख दिया ऑफ द एरिया। तो किसी भी एरिया में अगर आपको अपना वेजिटेशन इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पे आपको उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे कोल्ड एरिया में लीचेस,
और हॉट एरिया में हमारा कैक्टस, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक पे, जो कि हमारा क्लाइमेट का फोटो पीरियड यानी सनलाइट। फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा। सिंथेसिस का मतलब फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसी से वर्ड लिया गया फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट। तो देखिए फोटो पीरियड में हम लोग ये जानते हैं सनलाइट से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और वो सनलाइट से पावर को एब्जॉर्ब करते हैं अपने प्रोसेस को, फूड ग्रो करने की प्रोसेस के लिए। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है, सनलाइट का डिफरेंट तरह से, अलग अलग तरह से पावर देना, वेरिएशन मीन्स अलग अलग तरह से, इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंस इन एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। उस जगह ये डिफरेंस इसलिए आता है, मान लीजिए हमारा ग्लोब है तो यहाँ पे ज़्यादा धूप आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। ये मैंने पिछली बार सिखाया था कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज फॉल होती हैं, वहीं टेम्परेट जोन में हमारा सन रेज ऐसे स्लांटिंग होता है, वहीं टॉरिड फ्रिजिड जोन में हमारा सन रेज बहुत ही कम पहुँचता है। तो उसी के कारण हमारा डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है, और सनलाइट हमारा जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो फोटो पीरियड का अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो देखिए, सनलाइट हेल्प प्लांट्स टू ग्रो फास्टर, एंड सनलाइट ड्यूरेशन मीन्स सनलाइट का कितने समय तक रहेगा इज डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ एन एरिया। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों? जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जाके वो कूल एंड कंडेंस होके आइस की क्रिस्टल बन चुकी होती हैं। अब वही क्रिस्टल जब और बड़ी होती है, मान लीजिए पहले हमारी जो क्रिस्टल इतनी बड़ी थी, अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है साइज़ में, तो वो हैवी भी हो जाएगी। अब वो हैवी हो जाएगी तो वो नीचे आने लगती है। अब वो नीचे आने लगती है तो वही अगर जो थोड़ा गर्मी वाले जगह पे नीचे आती है तो वो रेन के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आती है। अगर वही किसी पहाड़ के ऊपर गिरती है, किसी ठंडे एरिया के ऊपर गिरती है, तो वो स्नो के फॉर्म में गिरती है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल मीन्स प्रेसिपिटेशन हो रहा है, क्रिस्टल्स बड़े हो गए हैं, हैवी हो गए, अब वो नीचे आ रहे हैं। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ ईस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। और इसके आगे आपका रेनफॉल का इंपॉर्टेंस बताया, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रेसिपिटेशन लिख दे रहा हूँ, कमिंग डाउन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स। ठीक है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में लिख दिया। और इंडिया में रेन कैसे लाया जाता है? एडवांसिंग साउथ ईस्ट मानसून से और रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। अगर आपको ये मानसून वाला समझना है तो आप क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा ये इकोसिस्टम है। यहाँ तक आपका ये फॉरेस्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंस बताएगा इंसानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और यहाँ वाले पोर्शन में आपको बताएगा फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हिली एरिया में क्यों नहीं उगते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मीन्स इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, मेन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होते हैं बच्चों? फ्लोरा प्लस फाउना क्रिएट्स इकोसिस्टम इक्वल्स टू इकोसिस्टम। ये दोनों मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पे पशु पक्षी नहीं होंगे। यही है, प्लांट्स ऑकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी। अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब इसको लिखना है आपको। ठीक है, प्लांट्स ऑकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी इन एन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। किसी भी प्लांट्स उगते हैं तो एक ग्रुप में उगते हैं, ठीक है, और उस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर से उगते हैं। द नेचर ऑफ प्लांट इन एन एरिया, इसको मत कीजिएगा, ठीक है। टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ। देखिए, द नेचर ऑफ प्लांट इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। वो उस एनिमल लाइफ को भी डिटरमाइन करती है। जैसे मैंने बताया, फ्लोरा प्लस फाउना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फाउना मीन्स एनिमल। तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फूड चेन और फूड वेव, हमारा दोनों फूड चेन नहीं होगा तो प्लांट्स अफेक्ट हो जाएंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल अफेक्ट हो जाएंगे। यही सब इम्पॉर्टेंट होता है। इंटर-रिलेटेड टू ईच अदर in their physical environment, thus it is called ecosystem, forming an ecosystem। ये अंडरलाइन क्यों, मतलब आपको लिखना है।
और बच्चों इस इकोसिस्टम में हम ह्यूमन बींग्स भी इंटर रिलेटेड होते हैं। हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे भी जाते हैं और एनिमल पे भी जाते हैं। हम एनिमल से भी फ्रेंडशिप करते हैं और प्लांट से भी, नेचर से भी प्यार करते हैं, तो हम लोग इससे इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन उसके आगे मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना का मतलब समझा रहा हूँ। लेकिन हमारी ह्यूमन लाइफ्स जो हमारी ग्रीड्स हैं, हमारी नीड्स, ग्रीड्स मीन्स वांट्स होती है, जिनके कारण हम लालचपन के कारण अपने स्वार्थ के लिए हम जो रिसोर्सेस हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। जैसे हम लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं और एनिमल्स को मारते जा रहे हैं अपने खुद के पर्पस के लिए, और इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग डिस्टर्ब कर दें, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण आज तक कई बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज एक्सटेंड हो चुकी हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम अपने इंडिया में, हमारे इंडिया से चीता एक्सटेंड हो चुके थे 1920 में, क्योंकि उसका बहुत ही हंटिंग पोचिंग होता है। हमारे अभी करंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भले ही फॉरेन से चीता लाए गए, लेकिन हमारे लिए एक सीख की बात है कि हम अपनी एक स्पीसीज़ को खो चुके हैं इस दुनिया से। तो हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों को बहुत प्यार करना पड़ेगा, मीन्स अपने नेचर से हमें लव करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यही सब है आगे। डू यू नो द वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑफ अ लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोमिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोसिस्टम ऑफ लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोमिया। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू। हमारा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 में मैं आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।